जो नए नए रूल्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, पीपल लाइक लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड वेल्सली, मिस गवर्नेंस का जो था कि आपको गवर्न करना नहीं आता अपने किंगडम को, इसलिए हम आपसे छीन रहे हैं, ऐसा कह के, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिसमें जो अगर नेचुरल एयर नहीं होता था या नेचुरल उत्तराधिकार नहीं होता था तो उसके किंगडम को छीन लिया जाता था, या सब्सिडियरी अलायंस जो 1801 में लॉर्ड वेल्सली ने अवध में इंट्रोड्यूस पहले किया था। इन तीनों प्रिटेक्स्ट में ब्रिटिशर्स कब्जा कर रहे थे सारे किंगडम्स को, इस वजह से इंडियंस बहुत गुस्से में थे इनके अगेंस्ट। और जो जगह थी मिस गवर्नेंस के अंडर में अवध, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में झांसी और सतारा, these were the places which were annexed through these three policies of Britishers. Third reason जो था why people believed in rumors and prophecies was all that Indians cherished were destroyed by British। यानी वो हर चीज़ जो इंडियंस को अच्छी लगती थी, जो उनके पसंद की थी या जिसको वो रिस्पेक्ट करते थे, वो सब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे। क्या था? उनका जो किंगडम का सिस्टम था, जो किंग्स थे, सारे राजाओं को वो डिथ्रोन करते जा रहे थे, उनको पावरलेस बनाते जा रहे थे। उनके जो सोशियो रिलीजियस कस्टम्स थे इंडियंस के, उसको ख़त्म कर रहे थे ब्रिटिशर्स। उनका जो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग्स था जो मेडिवल टाइम से चला आ रहा था, उसको ख़त्म करके वो परमानेंट सेटलमेंट जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। फिर रेवेन्यू पेमेंट का जो तरीका था वो भी चेंज कर रहे थे, प्योरली कैश में कर दिया था। उसके पहले के जो मेडिवल टाइम था उसमें कैश और काइंड दोनों चलता था। सो दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय ऑप्रेसिंग एलियन सिस्टम। जो भी ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो बहुत ऑप्रेसिंग था, बहुत ज़्यादा दबाव डालने वाला था, बहुत एंटी पीपल था, इस वजह से लोग बहुत गुस्से में थे। फिर फोर्थ रीज़न था वाई पीपल बिलीव्ड इन दीज रूमर्स एंड प्रोफेसीज वाज एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग क्रिश्चियन आइडिया ऑफ क्रिश्चियन आइडियाज़, अपने जो इनके अपने रिलीजन के आइडिया थे, और इस वजह से फियर ऑफ कन्वर्जन, एक धर्म को बदलने का जो डर था वो लोगों में फैल गया। एंड ड्यू टू ऑल दीज अबव रीजंस र्यूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी जंगल की आग की तरह जितने भी र्यूमर्स थे वो फैल गए इन सारे रीजंस की वजह से। अब हम चलते हैं फिफ्थ सेगमेंट की तरफ। फिफ्थ सेगमेंट में हमारा क्या है? अ केस स्टडी ऑफ ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में और इसको इस केस स्टडी की तरह ट्रीट करेंगे, समझने के लिए कि ब्रिटिशर्स पॉलिसी का क्या क्या थी, कहाँ कहाँ उन्होंने इंडियंस को बहुत ज़्यादा भड़काया और किस किस तरह से इंडियंस ने उसको रिटेलिएट किया या रेसिप्रोकेट किया या उसका जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है आपके चैप्टर का। वाई वॉज द रिवोल्ट वाइड स्प्रेड इन अवध? और इससे रिलेटेड है वाई डिड पेजेंट, तालुकदार एंड जमींदार्स जॉइन द रिवोल्ट। तो ये दो क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि अवध में रिवोल्ट क्यों वाइड स्प्रेड हुआ, और जब अवध में रिवोल्ट ऑफ 1857 फैला तो उसमें पेजेंट, तालुकदार और ज़मींदार जो लोग थे उन्होंने क्यों ज्वाइन कर लिया। इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा पीछे 1851 में, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था और उसकी आंखें गड़ी हुई थी अवध को छीनने में या उसको एक्वायर करने में, और उसने 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने फाइनली अवध को एनेक्स कर लिया। और कैसे किया उसके लिए एक पहले हम देखेंगे 1801 का जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो था। सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड बाय लॉर्ड वेल्सली ऑन अवध। 1801 में सबसे पहले लॉर्ड वेल्सली ने अवध में एक नया कानून लगा दिया था सब्सिडियरी अलायंस का। वो क्या था, इसके फीचर्स पहले हम देख लेते हैं। 1798 में सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय वेल्सली ऑन सर्टेन टर्म्स। इसमें आपको पेज 296 में अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ सकता है, अगर बॉक्स आप देखें तो इसमें कौन कौन से फीचर्स थे इसके। पहला, ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट इट्स एलाई, जिसको वो दोस्त बनाएगा, सो कॉल्ड दोस्त जिसको कहते हैं, जहाँ वो सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज करेगा उन वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करेगा उनको। सेकंड, ब्रिटिश आर्मी वो स्टेशन इन एलाइज टेरिटरी, उनके यहाँ अपनी आर्मी को वो स्टेशन कर देगा। एलाई वुड मेंटेन दैट आर्मी बाय गिविंग रिसोर्सेज, और खर्चा किसका होगा? उस किंगडम के राजा का या उस किंगडम का। और फोर्थ जो फीचर था, नो एग्रीमेंट बाय एलाई विदाउट ब्रिटिश परमिशन। अब उसका एक बंदा या उसका जो एक जिसको रेसिडेंट कहते थे वो वहाँ बैठ जाता था
उनके किंगडम में, और उसकी परमिशन के बिना जो राजा था उस किंगडम का, वो कोई परमिशन किसी को दे ही नहीं सकता था और कोई एग्रीमेंट किसी से नहीं कर सकता था। अब देखते हैं अवध में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड इन अवध आफ्टर सब्सिडियरी अलायंस। 1801 में जब सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज हुआ, तो सबसे पहले नवाब आर्मी, दैट इज नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध जो थे, उनकी जो आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी स्टेशन कर दी थी, तो उनकी आर्मी को उन्होंने डिसबैंड कर दिया, तोड़ दिया। सेकेंड वॉज रेसिडेंट स्टेशन इन नवाब, एज आई टोल्ड यू, जो ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंटेटिव या जो उनका नुमाइंदा था उसको रेसिडेंट कहते थे, वो नवाब के कोर्ट में फुल टाइम बैठने लगा। जो भी एक्टिविटी होती थी नवाब के कोर्ट की, उसका वो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट रहता था। नवाब डिपेंडेड ऑन ब्रिटिश रेसिडेंट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और नवाब लॉस्ट कंट्रोल ओवर तालुकदार, चीफ्स एक्सेट्रा। यानी जब उसकी आर्मी डिसबैंड हो गई और रेसिडेंट उसका लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करने लगा, तो नेचुरली तालुकदार और चीफ पर से उसका जो अपना कंट्रोल था, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो उसका ख़त्म हो गया। अब देखते हैं रीज़न वाई द ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध। इसके कई रीज़न थे, जो रियल रीज़न थे जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने अवध पे कब्जा किया। सबसे पहला, अवध सॉइल वाज गुड फॉर इंडिगो एंड कॉटन। इंडिगो और कॉटन क्या था? कैश क्रॉप था, और अवध की जो मिट्टी थी, वहाँ की जो ज़मीन थी, वो इसके लिए काफ़ी अच्छी थी उगाने के लिए इंडिगो और कॉटन को। सेकेंड रीज़न था, दिस प्लेस वॉज आइडियल टू डेवलप इनटू प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है अवध, लखनऊ जो प्रेजेंट डे लखनऊ का जो रीजन है, तो इसमें इसको प्रिंसिपल मार्केट के रूप में ब्रिटिशर्स यूज़ करना चाहते थे, और कैश क्रॉप्स उगा के उसको अच्छे दामों में बेचना भी चाहते थे। और थर्ड रीज़न था, बाई 1850 मराठा लैंड, वेस्टर्न यूपी, दोआब रीजन, कर्नाटक, पंजाब एंड बंगाल हैड बीन एनेक्स्ड, and Awadh in 1856 completed this annexation. ब्रिटिशर्स ने जो कब्जा करने का या एनेक्सेशन का जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, इंडिया को पूरी तरह से अपने अंडर एनस्लेव करने का, उन्होंने 1850 से मराठा लैंड होते हुए, वेस्टर्न यूपी के दोआब रीजन से होते हुए, कर्नाटक रीजन से होते, पंजाब, बंगाल, सबको इन्होंने अपने अंडर कर लिया था, और एक लास्ट में अवध बचा था, इसको भी इन्होंने 1856 यानी 1856 में एनेक्स कर लिया, और उस तरह से इनका जो कब्जा की जो मुहिम थी या एनेक्सेशन का जो ड्राइव था ब्रिटिशर्स का, वो कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली ये तीन रीजंस थे, दीज वर द थ्री रीजंस जिस वजह से ब्रिटिशर्स अवध को अपने अंडर में करना चाहते थे। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का क्या रोल था एनेक्सेशन ऑफ अवध में यानी लखनऊ में। तीन चीज़ें उसने भी करी। पहला था, ही थॉट नवाब वॉज अनपॉपुलर। Second, he dethroned and exiled the Nawab to Calcutta. And third, what reason did he give for this dethroning or exiling the Nawab was misgovernance. डलहौजी सोचता था नवाब अनपॉपुलर है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नवाब काफ़ी पॉपुलर थे अपने पूरे किंगडम में, और उन्होंने नवाब को डीथ्रोन किया डलहौजी ने, और कलकत्ता भेज दिया। कानपुर से होते हुए उनको कलकत्ता जाना पड़ा, और रीज़न क्या दिया कि इनको राजकाज चलाना नहीं आता, यानी मिस गवर्नेंस है अवध में, इसलिए नवाब को हटा के ब्रिटिशर्स अपना राज स्थापित करेंगे। अब देखते हैं सोर्स 3 में क्वेश्चन एक है, वाई एंड हाउ पीपल मोर्न द डिपार्चर ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। हमने देखा कि नवाब काफ़ी पॉपुलर थे, तो इसमें कैसे लोगों जब जाने लगे नवाब छोड़ के अवध, तो लोगों ने किस तरह से उनको विदा किया या कितने दुखी थे लोग, इसको सोर्स 3 के थ्रू हम जानेंगे। इसमें एक तो क्वेश्चन है वाई एंड हाउ पीपल मोर्न डिपार्चर ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, और उससे रिलेटेड फिर आंसर होगा इसका, बिकॉज नवाब वॉज वेरी पॉपुलर एज आई सेड एंड ही वॉज वेरी मच लव्ड। सेकेंड, हाउ डिड द पीपल मोर्न, लोगों ने अपना दुख कैसे जाहिर किया। वेन ही लेफ्ट पीपल फॉलोड हिम टिल कानपुर, सिंगिंग प्रेजेज ऑफ हिम, क्राइंग फॉर हिम। पीपल कॉल्ड हिम जाने आलम, and removal of Nawab resulted into dissolution of court and its culture, and people lost livelihood, जैसे musician, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, etc., officials, etc. तो इसमें क्या था, जब नवाब को डिथ्रोन किया करके निकाला गया, एग्जाइल दिया गया अवध से, तो कानपुर तक लोग उनको छोड़ने गए, और रास्ते भर उनके बड़ाई में या उनकी प्रेजेस में लोगों ने सिंगिंग करी या गाने गाते गए, और कुछ लोग उनके लिए काफ़ी रो भी रहे थे। प्यार से लोग उनको जाने आलम कहा करते थे, और नवाब का जाना
अवध के लिए किस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ कि उनका जो कोर्ट था उसका वो ख़त्म हो गया और उसका कोर्ट कल्चर भी ख़त्म हो गया। किस तरह से लोग रोज़ जुटा करते थे, अपनी परेशानियां शेयर करते थे नवाब से, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और जिन लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां खो दी वो थे म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिजन, कुक्स, रिटेनर्स और ऑफिशियल्स। ये लोग इन लोगों को काफ़ी अच्छे से पेट्रोनाइज करके नवाब ने रखा था और ये लोग सब लोग अपने नौकरियों से हाथ धो बैठे। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ एनेक्सेशन ऑफ अवध अफेक्टेड तालुकदार, पेजेंट, जमींदार एंड सिपॉयज एक्सेट्रा। कोर्ट से आगे अगर हम चलें तो आगे किन किन लोगों पे क्या क्या इफेक्ट हुआ वो देखेंगे। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता है, इन अवध द रिवोल्ट बिकेम एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस टू एलियन ऑर्डर। एलियन ऑर्डर यहाँ क्या था? ब्रिटिश। और पॉपुलर रेजिस्टेंस क्या था? पेजेंट, जमींदार, तालुकदार और सिपॉयज का जो रिबेल था। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ तालुकदार। सोर्स 4 अगर आप देखें तो, कंट्री साइड ऑफ अवध फुल ऑफ फोर्ट्स एंड एस्टेट्स ऑफ तालुकदार। तालुकदार कौन लोग होते थे? जो लैंड और विलेज के पावर को कंट्रोल करते थे। उनकी अपनी आर्मी होती थी जो समय समय पर नवाब के काम आती थी। वो अपने एरिया में ऑटोनोमस थे, अपने रीजन में वो नवाब के अंडर में होते हुए भी अपने रीजन में वो ऑल पावरफुल थे। और समय समय पर दे पेड रेवेन्यू ऑफ देयर तालुक। जो भी फसल होती थी उसे जो रेवेन्यू आता था उसका एक पोर्शन नवाब को देते थे। और ये बड़ा अच्छा सा इनका सिस्टम चल रहा था। इन सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे डिस्ट्रॉयड देयर फोर्ट, डिस्बैंडेड देयर आर्मी एंड मेड देम पावरलेस। तो ब्रिटिशर्स को क्योंकि अपना राजकाज उसमें मेंटेन करना था या उसको इम्पोज करना था, इसलिए तालुकदार को भी उन्होंने उनका फोर्ट तोड़ दिया, उनके आर्मी को ख़त्म कर दिया और उनको पावरलेस बना दिया। 1856 में फाइनली ब्रिटिश इम्पोज अ न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको कहा गया समरी सेटलमेंट। 1856 में ब्रिटिशर्स ने समरी सेटलमेंट इम्पोज किया और वो क्या था? तालुकदार को हटाने के लिए उनके पावर से, टू रिमूव तालुकदार फ्रॉम देयर पावर। और उससे हुआ क्या? 67% ऑफ विलेजेस ऑफ तालुकदार बिकेम 38%, स्पेशली इन सदर्न अवध। इस तरह से तालुकदार बिल्कुल पावरलेस हो गए और जो 67% की उनकी 67% की जो संख्या थी वो घटते घटते 38% यानी 38% हुआ। ये ब्रिटिशर्स ने क्यों किया? क्यों तालुकदार को उन्होंने पावरलेस किया, उनकी आर्मी को डिसबैंड किया, समरी सेटलमेंट से उनके सारे ज़मीन के जो रेवेन्यू पावर थे वो सब ले लिए? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश बिलीव तालुकदार्स हैड नो परमानेंट स्टेक ऑन लैंड। They held land forcefully and by fraud, and by removing them, Britishers would reduce peasant exploitation and increase revenue for state and settle land with peasants. ये इन्होंने अपना रीज़न दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि तालुकदार जो थे वो उनको सीधा ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ ज़मीन के मालिक थे। और उन्होंने जब बाई फोर्स या फोर्सफुली या ज़बरदस्ती उन्होंने ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। और अगर उनको हटा दिया जाए अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, तो जो पेजेंट का एक्सप्लॉयटेशन था वो कम हो जाएगा और रेवेन्यू जो आएगा, जो टैक्स आएगा या रेवेन्यू आएगा स्टेट के लिए, वो ज़्यादा हो जाएगा। ये लेकिन गलत था, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स का कहना था, इट वॉज नॉट द रियल रीज़न। एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर समरी सेटलमेंट? रेवेन्यू फ्लो फॉर स्टेट इंक्रीज्ड बट बर्डन ऑन पेजेंट इंक्रीज्ड। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये रीज़न जो दिए थे ब्रिटिशर्स ने वो रॉन्ग रीजंस थे या वो उनको वेस्टेड इंटरेस्ट वाले रीजन थे। तो अब क्या हुआ? समरी सेटलमेंट हटाने से जो रेवेन्यू का फ्लो था वो स्टेट की तरफ इंक्रीज हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद जाके एक्सट्रैक्ट करते थे रेवेन्यू, उनसे लेते थे रेवेन्यू। लेकिन जो किसान थे उनके ऊपर काफ़ी बोझा आ गया। और जो किसान थे जो उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो खेती करते या रेवेन्यू का हिसाब किताब करते। पहले तो तालुकदार सारा हिसाब किताब रखते थे। अब क्या था? लार्ज एरिया वर ऑलरेडी ओवर असेस्ड एंड सो बोथ पेजेंट एंड तालुकदार वर अनहैप्पी। इस तरह से पेजेंट्स के ऊपर बर्डन क्या आ गया? सीधा रिपोर्ट करना स्टेट को, और उस वजह से जो लार्ज एरिया उनके जो फील्ड्स के थे वो ऑलरेडी ओवर असेस थे, काफ़ी एक्स्ट्रा रेवेन्यूज पे लिया जाता था। इस वजह से दोनों पेजेंट और तालुकदार दे बिकेम अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। अब देखते हैं कि तालुकदार के हटने से या ब्रिटिशर्स के अवध के रीजन में आने से पेजेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ा। सबसे पहले पेजेंट्री का जो विलेज सिस्टम था पेजेंट्स का,
उसका उनका एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि तालुकदार बीच में से हटा दिए समरी सेटलमेंट के थ्रू। प्रेजेंट से सीधा उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, इस वजह से उनका जो सोशल ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया। दूसरा क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड पेट्रोनेज। पेजेंट की जो लॉयल्टी थी तालुकदार की तरफ से, और तालुकदार जो पेट्रोनेज करते थे या पेट्रन थे पेजेंट्स के, या उनके फादर फिगर की तरह थे, उनके सुख दुख में उनको पैसे देने से लेके हर फंक्शन में उनका साथ पार्टिसिपेट करना, ये ज़्यादा सारा सिस्टम जो था, ये जो सिस्टम था ये भी ख़त्म हो गया। इन प्री ब्रिटिश टाइम मेनी तालुकदार हेल्प पेजेंट इन नीड, एज आई टोल्ड यू कि तालुकदार जो थे, क्योंकि उनके पास हमेशा रेडी मनी होता था, उनके पास पैसा होता था, तो वो पेजेंट को जब भी ज़रूरत होती थी उनको हेल्प करते थे। ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, नाउ द पेजेंट्स वर एक्सपोज टू टू थिंग्स, ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्शन। क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो कि ब्रिटिशर्स जो थे वो रेवेन्यू कलेक्शन में कोई भी रियायत नहीं बरतते थे। वो उनको अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए, उसमें ना वो काइंड में लेते थे ना वो उसको माफ़ करते थे। तो इस वजह से पेजेंट्स के ऊपर काफ़ी ओवर असेसमेंट, और रेवेन्यू का जो वैल्यू था उसको भी काफ़ी ओवर असेस करके, यानी दुगने चौगने दाम से उसको डिफाइन करते थे। इस वजह से पेजेंट्स को प्रॉब्लम हुई। एंड और क्या प्रॉब्लम हुई इनको, नो गारंटी ऑफ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डिमांड बाय स्टेट इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। जिस साल क्रॉप फेलियर होता था फेमिन की वजह से या फ्लड की वजह से, उस साल भी जो ये ब्रिटिशर्स थे या अंग्रेज़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो रेवेन्यू कम नहीं करते थे। उस वजह से भी, जबकि तालुकदार के समय में ऐसा था, जब अगर क्रॉप फेलियर के केस में उनका रेवेन्यू भी कम हो जाता था, या अगर कैश ना हो तो काइंड में भी दिया जा सकता था। तो इस तरह से पेजेंट्स के ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया। और उससे क्या हुआ, नो सपोर्ट और लोन इन टाइम्स ऑफ फेस्टिवल और फंक्शंस फॉर प्रेजेंट। जो तालुकदार समय समय पर उनके लिए उनको लोन दिया करते थे फेस्टिवल और फंक्शंस के टाइम में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना ही नहीं था उनके पर्सनल लाइफ से, पेजेंट्स के पर्सनल लाइफ से। तो फाइनली क्या हुआ, 1857 रिवोल्ट में ये जो तालुकदार थे, जो दुखी थे ब्रिटिश से, देव और लॉयल थे नवाब के, उन्होंने क्या किया, नवाब के एग्जाइल के बाद उनकी वाइफ जो थी उनको, जिनका नाम बेगम हज़रत महल था, उनको और उनके बेटे को उन्होंने ज्वाइन कर लिया लखनऊ में अगेंस्ट द ब्रिटिश। और पेजेंट मिलिशिया ने भी इकट्ठे होकर तालुकदार का सपोर्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जो अनहैप्पी ग्रुप था अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो थे सिपॉयज़। इसमें आपको सोर्स 6 देखना होगा। इसमें कैसे था, सिंस सिपॉयज़ बिलोंग टू दीज विलेजेस दे फेल्ट पेजेंट्स प्रॉब्लम। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो सिपॉय थे वो पेजेंट्स की ही फैमिली के होते थे, जो एबल होते थे वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन किया करते थे। तो उनको सीधा सीधा विलेजेस में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी पेजेंट्स के अमंग में के आसपास में उनको पता थी। तो सिपॉयज़ और भी उनको प्रॉब्लम्स थी सिपॉयज़ को, उनको पेमेंट जो थी वो बहुत लो मिलती थी, उनका जो वेजेस था, अच्छा उनको छुट्टी मांगने में बहुत मुश्किल होती थी। फिर 1820s के बाद चेंज इन रिलेशन ऑफ वाइट ऑफिसर्स एंड सिपॉयज़ जस्ट बिफोर 1857 एंड जो कि फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ 1820s चेंज इनटू सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड रेशियल डिफरेंस इन 1840s। 1820s से पहले क्या था, जो ऑफिशियल्स ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनका जो रिलेशन था अपने सिपाहियों से या सिपॉयज़ से वो अच्छा था। उनके साथ वो रेसलिंग भी किया करते थे, खेल कूद भी किया करते थे, अच्छे से बिहेव भी किया करते थे। लेकिन आफ्टर 1820s धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस या शक शुबा बढ़ने लगा आपस में, तो जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपने आप को सुपीरियर दिखाना शुरू किया, और जो इंडियन सिपॉयज़ थे उनको रेशियली डिमोरलाइज करना शुरू किया, या उनको रेशियल डिफरेंस में बिहेवियर रेशियल डिफरेंस के हिसाब से बिहेव करना शुरू किया 1840s तक आते आते। और उसमें क्या होता था, द ब्रिटिश ऑफिशियल अब्यूज एंड फिजिकली हार्म द सिपॉयज़ लीडिंग टू सस्पिशन अमंग सिपॉयज़। इसको मैनिफेस्टेशन का क्या था, या इसको दिखाते कैसे थे, उनको गालियां देना, उनको शूज़ से जूतों से मारना, इस तरह से फिजिकली हार्म करना, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने करना शुरू कर दिया सिपॉयज़ के अगेंस्ट, जिस वजह से सिपॉयज़ के मन में ये शक हो गया कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे न मित्र हैं न हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो एनफील्ड राइफल का जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का ये टूथ से जो खींचने का था, वो दैट बिकेम द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम, एग्जाम्पल ऑफ सस्पिशन। अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि अवध नर्सरी वॉज अ
अवध वॉज अ नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। वाई, ये क्वेश्चन आपका आएगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन हियर। वाई अवध वॉज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अवध को ही, जो बंगाल आर्मी में जितने भी सिपाही थे, उनको उनकी जो नर्सरी या जो पैदावार थी या जो सोर्स था, वो अवध को क्यों माना जाता था? बिकॉज सिपाहीज फ्रॉम ब्राह्मीण कम्युनिटी मेनली केम फ्रॉम अवध एंड ईस्टर्न यूपी इन बंगाल आर्मी। एज आई सेड कि बंगाल आर्मी में जितने भी सिपाही थे, उसमें मैक्सिमम जो ब्राह्मण सिपाही थे वो अवध से आते थे और उस पूरे रीजन से, ईस्टर्न यूपी के बाकी रीजन से आते थे। देन चेंजेस इन peasants लाइफ was फेल्ट by the sepoys and all adversities faced by sepoys were known in village. This link between sepoys and village led to speedy uprising. पेजेंट का, सिपॉयज का पेजेंट के फैमिली का पार्ट होना सबसे बड़ा रीज़न बन गया स्पीडी अपराइजिंग इन 1857 का। सो हाउ डू वी कंक्लूड हियर? सिपॉयज प्लस विलेज पीपल प्लस टाउन पीपल प्लस प्रिंस, किंग, नवाब, चीफ प्लस तालुकदार, ये जितने भी लोग थे, दे ऑल जॉइंड टुगेदर अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवोल्ट। अब चलते हैं 6th सेगमेंट की तरफ, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ रिबेल्स को आप देखेंगे, जिसको हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के रूप में यूज़ किया है। हाउ डिड रिबेल्स एक्सप्रेस देयर वर्जन ऑफ 1857 रिवोल्ट? मैंने पहले भी बताया था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में जो इंग्लिश सोर्स ऑफ हिस्ट्री है या जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, वो ज़्यादा संख्या में हमें मिलती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो रोज़ की डायरी लिखा करते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनके ऑफिशियल रिपोर्ट्स थे। लेकिन जो सिपॉयज थे मैक्सिमम इलिटरेट थे, तो उनके दिल की बात या उनका जो एक्सप्रेशन था, उनका एस्पिरेशन था, वो हमें कैसे पता चलता है? रेफरेंस लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 बैक क्वेश्चन में, व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू एंश्योर यूनिटी अमंग द रिबेल्स। ये दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ चलाएंगे। हाउ डिड रिबेल एक्सप्रेस देयर वर्जन और व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू एंश्योर यूनिटी। पहले हम देखते हैं वर्जन ऑफ 1857 रिवोल्ट ऑफ द रिबेल्स, और बाद में हम एक साथ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। Few rebels recorded their version of events. Most of them, sepoys and peasants, were illiterate, as I said. Rebel leaders issued proclamation, जिसको इश्तेहार कहा गया, जिसको कागज पे लिख के चिपका दिया जाता था दीवारों पे, to propagate their ideas. For example, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, सोर्स 5। अगर आप देखें अपने चैप्टर में सोर्स 5 में आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में किस तरह से इनके बारे में हिंदू मुसलमान जितने भी सिपॉयज थे उनके लिए उनकी मंशा के बारे में लिखा गया है। इन्हें हम अगर डिटेल में देखें तो इट इज़ द मेन पॉइंट्स आर द इश्यूज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हाईलाइटेड इन आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। अलग अलग लोगों को जो तकलीफ़ें थी अंग्रेज़ों से, उनका अलग अलग रीज़न यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे उनको एग्जिबिट किया गया है। वन बाय वन हम देखते हैं कैसे ज़मींदार का क्या प्रॉब्लम था अगेंस्ट द ब्रिटिश, एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू डिमांड बाय द ब्रिटिश, जिसको जमा कहा जाता था। फिर डिस्ग्रेस्ड due to public auction of estates, they were ruined, and then they were arrested. They were also summoned to court and they were taxed annually, extra tax for schools, hospital, etc. Other than paying the tax, they had to spend money for school, hospital, roads, etc. तो ये सारी ज़मींदार की प्रॉब्लम थी। मर्चेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी? ब्रिटिश मोनोपोलाइज्ड ट्रेड, इंडिगो, फाइन कॉटन एंड वैल्यूएबल आर्टिकल जितने भी थे वो सारे ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिए, तो इंडियन मर्चेंट्स के हाथ कुछ आता ही नहीं था। उस वजह से जो ट्रेडर्स के प्रॉफिट थे वो रिड्यूस हो गए, और बाकी टैक्सेशन भी बहुत ही ज़्यादा थी, उससे भी रिड्यूस हो गए। देन देवर द मर्चेंट्स वर अरेस्टेड ऑन एनी वंस कंप्लेन, कोई भी जाके कंप्लेन कर दे उनके बारे अगेंस्ट मर्चेंट्स के, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उससे उनका काम रुक जाता था, उनकी इज्जत में भी फ़र्क आता था। थर्ड जो थे वो पब्लिक सर्वेंट्स थे, हु हैड वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर्स। They were paid very low and only British acquired post of power and dignity. पब्लिक सर्वेंट्स में जितने भी हाईएस्ट पोस्ट थे वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखते थे। छोटे पोस्ट, क्लरिकल टाइप के पोस्ट के लिए उनको रखा जाता था। आर्टिजन्स को क्या प्रॉब्लम थी? आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे वर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंग्लिश आर्टिकल्स, एंड फाइनली दे वर रिड्यूस्ड टू बिकम बेगर्स, भीख मांगने के कगार तक उनको ला के छोड़ दिया गया। और जो रिलीजियस जो गुरु थे, जो पंडित्स थे, दे ऑल्सो कंसिडर्ड यूरोपियंस एज देयर एनिमीज। तो ये सोर्स 5 में जो मेन पॉइंट्स थे, जो इश्यूज थे ब्रिटिश रूल में, वो हाईलाइट किए गए थे। ये सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया था कहाँ पे? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में।
तो ये हो गया आपका, जो हमने 2 क्वेश्चन एक साथ उठाए थे उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड रिबेल्स एक्सप्रेस देयर वर्जन ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू एंश्योर यूनिटी अमंग द रिबेल्स। ये सारी तकलीफें सहने की वजह से ये जितने भी डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ पीपल थे, जैसे जमींदार, मर्चेंट, पब्लिक सर्वेंट, आर्टिजन, पंडित, इनके में सब में आपस में, सिपॉइज में, सब में यूनिटी कैसे स्थापित की गई, या किस तरह से जो रिबेल्स थे वो यूनाइट होके ब्रिटिशर्स से फाइनली लड़े 1857 के रिवोल्ट में। इसमें सबसे पहले क्या था, ये जो प्रोक्लेमेशन छापा गया था, दैट अपील टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, जनरली इशूड बाय मुस्लिम प्रिंसेस। फॉर एग्जांपल जो आजमगढ़ रिपोर्ट था, प्रोक्लेमेशन था, वो किसने लिखा था, बहादुर शाह जफर के नाम में फिरोज शाह नाम के उनके जो ग्रैंडसन थे, बहादुर शाह जफर के पोते जो थे ग्रैंडसन, उनका नाम था फिरोज शाह, उन्होंने 25 अगस्त 1857 में ये प्रोक्लेमेशन लिखा था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज पीपल। और ये फिरोज शाह जो थे वो अवध में लड़े भी थे 1857 के रिवोल्ट में। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम हैड टू लूज इक्वली इन द वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू द प्रोक्लेमेशन। ये भी एक रीज़न था उनके यूनिटी का कि हमें सबको एक तरह से सफ़र करना है, तो क्यों ना हम इनके अगेंस्ट खड़े रहें। तीसरा जो था उनका यूनिटी का कारण, ग्लोरीफाइड देयर यूनिटी ऑफ प्री ब्रिटिश एरा। हिंदू मुस्लिम जो प्री ब्रिटिश एरा में, बेंडिवल एरा में यूनाइट होकर रहते थे, उस चीज़ को ये इन लोगों ने इश्तहार के थ्रू ग्लोरीफाई करना शुरू किया। देन दे अपील टू जॉइन द फाइट अंडर स्टैंडर्ड्स ऑफ मोहम्मद एंड महावीर। क्योंकि दोनों धर्म को साथ लेके चला जा रहा था, इसलिए मुस्लिम में मोहम्मद और हिंदू में महावीर दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी कि दोनों एक ही चीज़ सिखाते हैं और एक साथ यूनिटी में हिंदू मुस्लिम को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए, ऐसा प्रोक्लेमेशन में दावा किया गया। सो फाइनली हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज रिमार्केबल इन दिस रिबेलियन। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 1857 बरेली में जो वेस्टर्न यूपी में एक शहर है, ब्रिटिश स्पेंड 50,000 रुपीज़ फॉर हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम बट दे फेल्ड। इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉपुलर हो चुकी थी और लोगों ने उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कि एक एग्जाम्पल है कि 50,000 रुपये देकर भी बरेली के हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ नहीं भड़काया जा सका। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद और कौन कौन से ये पॉइंट्स थे जिससे यूनिटी रिबेल के बीच में स्थापित हुई 1857 के रिबेल में? एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, एनीथिंग ब्रिटिश वॉज रिजेक्टेड, दैट इज फिरंगी कह के हर चीज़ जो ब्रिटिश थी वो रिजेक्ट कर दी गई दोनों के द्वारा। देन ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, डिस्पोजेस्ड लैंड होल्डर्स, all these were introduced by British, which was rejected. Then rebel wanted to restore the pre-British world. Rebel feared destruction of their caste and religion. Rebel feared conversion to Christianity. Rebel fought to save their honor and identity, and rebels attacked the allies of British, for example the money lenders or the rich people who were with the Britishers at that time. So these were the main points which ensured unity among the rebels, and these were also the reasons why the rebels united against the British under one leadership. As we know, this time was Britishers, this time in India was dominated by the Britishers. लेकिन क्या था, रिबेल्स उन्होंने ऑल्टरनेटिव पावर का भी इंतज़ाम करना शुरू किया कि हम जब ब्रिटिशर्स को हटा पाएंगे तो हम अपने इंडिया में कौन से पावर को इस्टेब्लिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।